नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस विशेष अंक में हमारे साथ मेहमान हैं माधव प्रसाद रतूड़ी जी, जिन्हें लेखकीय जीवन में लोग आलोक प्रभाकर के नाम से जानते हैं। इनका लेखन एक पत्रकार, एक कवि, साथ में सामाजिक संगठनों के पुरोधा, जिन्होंने चिपको आंदोलन की लड़ाई को भी अपने सामने देखा और साथ में इन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम के लिए भी जिस तरीके से लिखा, बच्चों के लिखा, संस्कारवान बनाने की कोशिश की, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि माधव प्रसाद रतूड़ी का जो लेखन है वो अलकनंदा की धारा की तरह बहुत गंभीर, शांत दिखाई देने वाला। दूसरी तरफ चूंकि आपका जो रचना क्षेत्र रहा है वो टेरी और उत्तरकाशी जनपद रहा है, इसलिए आपके उसमें जो समकालीन जो विद्रोह है समाज में, जो समाज में विसंगतियां हैं, उस पर आपने जिस तरीके से लिखा, तो मैं कह सकता हूं कि अलकनंदा और भागीरथी का जिस तरीके से समीक्षण है उसी तरह आपकी लेखन यात्रा में भी दिखाई देता है। तो माधव प्रसाद रतूड़ी जी, हम दूरदर्शन के इस विशेष अंक में, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। तो मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि माधव प्रसाद रतूड़ी जी का जो बाल्यकाल रहा है, जो प्रारंभिक जीवन रहा है और शिक्षा, वो कहाँ और किस रूप में हुई? मूल रूप से मैं मसूरी बचपन बीता, उसके बाद लेंदर नगर, उत्तरकाशी, टेहरी आदि में बीता, वहाँ शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर वह जी जी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापक बना। उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में कई विद्यालय में अध्यापक रहा और उसके पश्चात 1997 में शिक्षा क्षेत्र से रिटायर्ड हुआ। ये तो आपका एक प्रारंभिक जीवन था। मैंने जैसे आपके बारे में पढ़ा, आपके पिताजी नरोत्तम रतूड़ी जी थे और वो खुद एक बहुत अच्छे लेखक थे। अच्छा। लेकिन ये रतूड़ी से आप आलोक प्रभाकर कैसे बने, उसके बारे में जानना चाहेंगे दर्शकों बारे। आलोक प्रभाकर इसलिए प्रभाकर मैंने परीक्षा पद प्राप्त दी जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रभाकर किया मैंने। जी जी। उसके बाद में प्रभाकर बना। जी इससे जी। पहले आलोक उपनाम था मेरा। माधव प्रसाद रतूड़ी मेरा सही नाम है और आलोक उपनाम है आपका। जी जी जी। तो माधव प्रसाद जी, क्योंकि मैं जब आपकी प्रोफाइल को देखता हूँ अच्छा। तो मैं ये देखता हूँ कि 88 वर्ष आप पूरे करने वाले हैं। इतनी लंबी यात्रा, जैसे मैंने कहा कि आपने टेरी रियासत का भी वो युग देखा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कब मिली? मूल रूप से मेरे दोनों ताऊ जी थे जी। धर्मत रतूड़ी, उन्होंने गंगा जल पत्रिका निकाली थी 1938 में। 1938 में। और एक दूसरे ताऊ जी थे विजय राम रतूड़ी, विजयराम उन्होंने हिमालय के से निकाला था। जी। और मेरे बड़े भाई थे काशी प्रसाद रतूड़ी, जी। वो भी लिखते थे। जी। उनसे मैं प्रेरणा प्राप्त की और लिखना शुरू किया। और मैं देख रहा था कि शायद आपने 1953 से लिखना शुरू किया। 1953 से हिमाचल पत्रिका से। हिमाचल से। लेकिन मैं आपके उस यात्रा वृत्तांत को देख रहा था, आपने जो समकालीन पत्रिकाएं थी, धर्मयुग, हिंदुस्तान, अमर उजाला, कादम्बिनी, हिंदू दैनिक जागरण, इन सब समाचार पत्रों में तो शिक्षा के साथ साथ आप एक शिक्षक भी हो गए थे जाजल में, तो ये सब एक साथ कैसे किया आपने? मेरा ये प्रोफेशन तो शिक्षा था जी। पर उसके अलावा मैं पढ़ना लिखना मेरा जो है धर्म था, मजहब था। मजहब था और इस मजहब को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था बजाय उसके, इसीलिए मैंने उस तरफ ज़्यादा ध्यान उधर दिया और शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, सब पर ध्यान दिया। जी जी। चूँकि आपने आरंभिक जीवन में, जो प्रारंभिक जीवन था आपका, उसमें आपने टेरी रियासत का भी समय देखा। रियासत में बहुत कम रहे, बाद में मसूरी में रहे सन 50 तक। सन 50 के बाद टेरी आए। जी जी जी। उसके बाद जो है टेरी की रियासत को हमने देखा नहीं। लेकिन उस टेरी रियासत का अनुभव या स्मृतियों में जो आपका है, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? रियासत का अनुभव जो है, उनके जो लेखक था, मेरे रमत रतूड़ी जी ताऊ जी थे, विजयराम रतूड़ी ताऊ जी थे। जी जी। और हमारी जो बुआ थी, उनके लड़की विनय लक्ष्मी सुमन थी, ये श्रीदेव सुमन जी की धर्मपत्नी, उनके द्वारा भी हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त हुए। जी जी जी।
कैसा अनुभव रहा विजय लक्ष्मी सुमन के साथ? वो विधायक भी रही, श्रीदेव सुमन की पत्नी भी थी और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, तो उनके साथ किस तरह का अनुभव रहा आपका? कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। अनुभव नहीं, वो रिश्तेदारी थी, बस रिश्तेदारी थी, कोई उनके बारे में विशेष हम ज़्यादा नहीं जानते थे, एमएलए के बारे में नहीं जानते थे, वो जानते बहन थी, बहन थी आपकी। जी दीदी के लिए ज़्यादा जानते थे। रतूड़ी जी, एक आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा है, तो आपने और उस टेरी रियासत में के बाद जो आप 50 के बाद कह रहे हैं, उसमें आपने शिक्षक कब बने? और शिक्षक बनने के बाद जो जाजल घाटी है वो भी आंदोलनों की धरती है, सामाजिक आंदोलनों की धरती है। उस दौर का जो अनुभव था, आपके जो समकालीन लोग थे आपके साथ, उनके बारे में कुछ बताएंगे? 1961 में बना जी, उत्तरकाशी में जी। उसके बाद जो है 1966 तक मैं शिक्षक रहा उत्तरकाशी जिले में। पुरोला मेरा लास्ट पड़ाव था उत्तरकाशी में। जी जी। इसके बाद में टिहरी में 1968 जाजल में रहा। अब वहाँ से 97 में रिटायर्ड हुआ। उसका यही शिक्षक जीवन है मेरा। जी जी जी। यहीं 61 से लेकर के और 97 तक ये शिक्षक। बीच में एक साल जो है मैं हिमानी पत्रिका का कुछ सहायक संपादक भी रहा परिपूर्णानंद जी के साथ। जी जी। उसमें फिर उसके बाद प्रोफेसर जी ने कहा, कोठियाल जी ने कि आप हमारे स्कूल में आ जाइए, वहाँ आप ये पत्रकार करेंगे और शिक्षक भी रहेंगे, तो दोनों काम एक साथ करेंगे। इससे मैं जाजल आ गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपने शायद लोक गंगा पत्रिका, जो मैं कह सकता हूं कि पहाड़ जो शेखर पाठक नैनीताल से निकालते हैं, अगर गढ़वाल अंचल से बात करेंगे तो वो लोक गंगा का स्वरूप आपने उसको 2004 में शायद 2004 संपादन शुरू किया। लोक गंगा के बारे में और उसकी स्मृतियाँ किस तरह के साथ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मूल रूप से हम जो है लोक साहित्य से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन दोनों और पत्रकारिता के साथ उनको जोड़ा हमें। और फिर योगेश बहुगुणा जी हाँ, जो प्रधान संपादक थे, मुख्य संपादक थे हमारे, वही थे, उनका ये सहयोग रहा। अच्छा, आपने युगवाणी में भी बहुत लंबे समय से युगवाणी में भी रहा। युगवाणी में आपके जो समसामयिक विषय थे, किन किन विषयों पर आप प्राथमिकता दी आपने लिखने में? एक तो हम जो है जो चिपको आंदोलन पर ज़्यादा लिखा है, शराबबंदी पर ज़्यादा लिखा है, और उसके अलावा साहित्यिक कार्यों पर ज़्यादा लिखा है। अच्छा, मैं आपका देख रहा था कि आप इस उम्र में फेसबुक पे भी उतने सक्रिय हैं, और नोबेल प्राइज वाले हों, साहित्य के जुड़े हुए लोग हों, या जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा है, गांधी हैं, पटेल है, नेहरू हैं, इन सब पे आप आज भी धारा पारवी लिखते हैं। ये सब कैसे संभव होता है? कितना अध्ययन करते हैं इसके पीछे? मैं अध्ययन ज़्यादा करता हूँ, लिखना कम करता हूँ। पढ़ता ज़्यादा हूँ, लिखता कम हूँ। उससे जो है मुझे मिलता है। मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें ज़्यादा और लिखें कम। अब जो लोग लिखने की दृष्टि से ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, ये हाल है। तो ये जो आप आज लिख रहे हैं इस उम्र में भी, मैं अभी रिसेंटली भी देख रहा था कि आपने पटेल और नेहरू के बीच के जो संवाद है उनको भी लिखा। आपने जो नोबेल प्राइज विनर हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइब्रेरी बहुत समृद्ध होगी। वो तो है ही। तो लाइब्रेरी के द्वारा आप अभी कितना समय देते हैं इस काम के लिए? मैं चाहता हूँ बुढ़ापे में आदमी के पास कुछ तो कुछ दिलचस्पियाँ होनी चाहिए। बुढ़ापा खराब बीतता है, इसलिए जो है मेरे बुढ़ापे के लिए ये तैयारी कर रखी कि बुढ़ापा ठीक से बीते, इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई कर। तो वो तो 88 साल पे आप 88 साल पे। तो इसके बाद अभी आपकी दिनचर्या किस तरह की है? किस तरह की दिनचर्या रहती है लिखने पढ़ने के लिए? पढ़ता ही रहता हूँ ज़्यादातर, लेटता कम हूँ, सोता नहीं हूँ। लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। बातें भी ज़्यादा नहीं करता, बाहर गप सप नहीं लगाता मैं ज़्यादा, और पढ़ने में लगा रहता हूँ। अच्छा, आजकल का जो लेखन है, चूंकि आप पढ़ते, आप कह रहे हैं ना कि आप पढ़ते जाते हैं, तो जो आज की नई पीढ़ी लिख रही है, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हो, गद्य हो, पद्य में हो, इसके बारे में आपका अपनी राय क्या है कि किस तरह का लेखन हो रहा है? आज की पीढ़ी जो है, जो कंप्यूटर वाली पीढ़ी है, मोबाइल वाली पीढ़ी है, फेसबुक वाली पीढ़ी है, इनका जो है किताब की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। यानी लिखेंगे तो वो मिला जुला आजकल के जो कंटेक्ट है उसी पर ज़्यादा जोर है। हमारी पीढ़ी अलग है। अगर आज उनसे पूछा जाए कि आपके पापा कैसे थे, तो वो हमें खपती बताएंगे।
खपती बताएंगे वो, खपती जी, बताएंगे। जी जी। जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना ना कि वही बात आज लागू हो रही है हम क्या लोगों पर। अकबर इलाहाबादी क्या कहा था, उसको सुनाएंगे आप थोड़ा सा? कि हम ऐसी कुछ किताबें काबिल जब्ती समझते हैं, इन्हें पढ़ पढ़ के डर के बाप को खपती समझते हैं। अरे ये अच्छा, अकबर इलाहाबादी का ही ये मशहूर। है। खैर, ये आपकी अध्ययन यात्रा थी इस तरह का, और जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपना बुढ़ापा ठीक रखना चाहते हैं, 88 साल के बाद भी आप इस काम को लगातार जारी रखे हुए हैं। मैंने आपके ही बायोग्राफी में देखा कि आपने 67 में 1967 में संभवतः स्कूली पाठ्यक्रम के लिए एक रचना प्रकाश पुस्तक की रचना की। 64 में 64 में। 64 में। तो ये एक तो वो क्या विषय है उसमें रचना उस प्रकाश पुस्तक में, और किस तरह का काम आपने ये कब किया, किस तरह से किया, और किस कक्षाओं तक उसकी बच्चों के लिए वो उपलब्ध था? ये जो ये गोपाल दत्त थे प्रकाशक, उनकी किताब थी रचना प्रकाश, वो बहुत आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी थी जी। वो चाहते थे कि इसको फिर से पुनः प्रकाशित किया जाए। जी जी। तो उन्होंने मुझसे सहयोग किया, फिर उसको संशोधित परिवर्तन संस्करण निकाला, तब वो किताब जो है नए से इसमें अपरिचित अच्छा। दूसरा पेपर होता है हिंदी का। जी जी जी। कक्षा 6 से 8 तक। 6 से 8 तक। 6 से 8। जी जी। उस किताब रचना प्रकाश के नाम से 64 में छपी। तो ये केवल पहाड़ के बच्चों के लिए, या उस समय तो उत्तर प्रदेश था? उत्तर प्रदेश था पूरा। तो सारे पूरे प्रदेश के लिए चलती है? उत्तर प्रदेश के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आपकी, कि आपकी वो पुस्तक सारे पाठ्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक अपरिचित के लिए अपरिचित। बहुत विशेष काम था। चूंकि आपने कभी देहरादून का रुख नहीं किया, ऋषिकेश का रुख, आप पूरी जाजल घाटी में ही रहे अक्सर, अधिकतर, या उत्तरकाशी में रहे। ये वो दौर था जो आपका लेखन का दौर था। उसी दौर में हमारे दो बड़े सामाजिक आंदोलन उस समय हुए, एक तो चिपको था और दूसरा नशाबंदी आंदोलन। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जब हम जाजल में थे जी, तो उत्तराखंड जागृति संस्थान की स्थापना की बने प्रताप शेखर के साथ। प्रताप शेखर, वो समय वो परसुन भी थे वहाँ, धूम सिंह नेगी भी थे, धूम सिंह नेगी भी थे, और विजय जरदाई भी थे। विजय जरदाई। ये सब हमारे साथ थे, नहीं बड़े हमारे से छोटे थे, ये पढ़ते थे ये लोग, समकालीन उठना थे। बैठना मिलना जुलना था। वहाँ हम एक स्कूल था जी, जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाँ। वहाँ हम अध्यापक थे। धूम सिंह नेगी हमारे जो है प्रधान अध्यापक थे। वहाँ हमने जो है वो पत्रिका निकाली इंद्रधनुष, और उसके अलावा जागृति स्वर निकाली। ये सब दिखाई दे रही है ये, हाँ जी जी जी। चिपको आंदोलन के संबंध में जो बहुत सारे लेख आपके जी। बहुत एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक बहुत सारे लिखे, ये आप देख सकते हैं इसमें। नहीं, वही कह मैं जागृति स्वर में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप केवल एक शिक्षक नहीं है, आप केवल एक लेखक नहीं थे, आपके अंदर एक जो रंगमंच वाली भूमिका भी होती है कि आपने बच्चों के लिए नाटक लिखे, आपने चिपको पे विभिन्न एस्पेक्ट्स पे, उसके विभिन्न अवधारणों पे आपने लेख लिखे। तो मैं यही कह रहा था कि एक आप तरफ से आप मुख्य रूप से हिंदी के शिक्षक रहे, लेकिन ये सब चीज़ें आपने अपनी जागृति के स्वर जो पुस्तक आई थी, है ना, इस संस्था माध्यम से, ये बड़ी लोकप्रिय भी उस दौर में ये पुस्तक हुई। तो वो वातावरण में खासकर जानना चाहूँगा कि जब सुंदरलाल बगुणा जी की रहनुमाई में चिपको आंदोलन चल रहा था, आप उस जाजल घाटी में थे, वहाँ भी बड़ा वनों का आंदोलन हुआ, और शराबबंदी, सरला बहन का भी मैं आर्टिकल देख रहा था कि आपने उनमें अग्रलेख लिखे। सरला बहन से या उनके समकालीन जो रहे हैं, सुंदरलाल जी के जैसे आप रहे हैं, तो इनसे मिलने के बाद क्या लगता था आपको कि सामाजिक संगठनों की ज़रूरत इस क्षेत्र में थी उस समय? तो सामाजिक संगठन अगर ईमानदारी से काम करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ वो आए, विसंगतियाँ अगर आ जाए, विसंगति आए तो नहीं हो सकता। तो प्रताप शेखर जी का जो कार्यक्रम था, उन्होंने सब संगठन बनाया। तो उस समय सुंदरलाल बगुणा जी कहते थे योजना को नष्ट करने के लिए संगठन बनाना चाहिए जी। उसने उनका विरोध किया, उन्होंने नहीं थे, पक्षधर नहीं थे संगठनों के। तो हमने जो उनका विरोध किया कि भाई इस संगठन द्वारा हम कुछ काम कर सकते हैं, तो काफ़ी काम किया हमने। जी जी जी। तो समय जो है अपने जो है वह दादा जब आया जी जी, तो वहाँ कोई अखबार भी आता था, तो मैं एजेंसी ली उत्तरकाशी न्यूज़पेपर की। वो पत्रिका के बंडल आते थे मेरे नाम से,
तो मैं सारे प्रत्येक गाँव में बांटता था। ये खुद एजेंसी आपने ली थी? एजेंसी भी ली, ये लोगों में प्रचार करने के लिए। और इसके अलावा अखबार में ज़्यादा खबर भी बेचता था, ज़्यादा हेडलाइट थे अमर उजाला में आपकी बहुत न्यूज़ के लिए। जी जी। तो फिर उसके साथ नभाटा में भी आया, जी जी। नभाटा में भी भेजा मैं, 12 से भी परिचय हुआ उस समय। वो मैं बता चुका हूँ कि आप तो सभी समाचार जो समकालीन पत्र थे आप प्रमुखता से उसमें लिखते रहे हैं। इस पूरे जीवन यात्रा में एक और मेरे जहन में सवाल आता है कि एक तो घर का होता है वातावरण जो आपकी प्रेरणा मिली, लेकिन इस यात्रा में आपके और समकालीन और प्रेरणा स्रोत कौन कौन लोग रहे हैं? हमारे साथ समकालीन में चारूचंद्र थे, चंदोला जी, और सोमाली लाल उनियाल थे, जी जी, और हर्ष पर्वती थे, हर्ष पर्वती, और लीला टोटा नेतानी थे, उत्तराखंड आंदोलन के वो थे, हीरालाल बटोला, और बहुत सारे थे, पीताम्बर देवरानी थे, फिर ये विशंबर चंदोला, नया जमाना के राधा कृष्ण कुकरेती जी थे, जी जी, बहुत सारे थे ये लोग, जी जी। और इसके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी भी थे। हाँ, वो कोटदार में थे। मैंने कई पत्र देखे आपके साथ उन बनारसी दास। उन्होंने जो है हमें सबक दिया, बस एक निकाली हमने लोक संस्कृति अंक, लोक संस्कृति, उन्हीं की प्रेरणा सिखाई। जी जी जी। नहीं, आपके बारे में चाहे प्रताप सिकर हो, बनारसी दास चतुर्वेदी हो, तो राष्ट्रीय स्तर के लोग रहे। अच्छा। उन्होंने भी आपको अपने उसमें मेंशन किया है कि वो आपकी प्रतिभा से वाकिफ हैं। ये इस तरह का जो लेखन है और जो आजकल लिखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में चल रहा है? आजकल की लेखन जो है, पहले एक प्रकाशक किताब छापते थे जी, अब लेखक अपने आप किताब छुपाते हैं पैसे दे करके, पैसा दे करके, और वह है बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि सिर्फ लेखक के लिए है, लेखकों के लिए, पाठकों के लिए नहीं है, पाठकों के लिए। तो ऐसा आजकल ऐसा ही हो गया। मतलब उसमें क्या लगता है, कंटेंट की कमी है, विषय वस्तु की कमी है ये बहुत। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहें कि ये तो लोगों से जुड़ करके जी, समाज से जुड़ करके जी, उनकी समस्याओं को लेकर के कुछ लिखें जी, तब कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा, व्यक्तिगत रूप से जैसे युगवाणी में आप लिखते रहे हैं, कोठियाल जी के बारे में, आचार्य गोपेश्वर प्रसाद कोठियाल जी के जीवन के बारे में आप कितने उनसे प्रभावित रहे? बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे जी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए घर छोड़ा जी, बनारस गए, और तब जाकर के उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपनी पत्रिका निकाली। सबसे पहले बनी पत्रिका युगवाणी जी जी निकली, और तब आज तक चल रही है। वो अपने लड़कों को इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया कि वो आज भी समर्थ हैं। संजय कोठियाल अभी भी काम कर रहे हैं जी, तो उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं, बिल्कुल, और हम भी उन्हीं की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। हमारे अंदर भी उनकी जो देखी हुई है, तो वो यही सबसे प्रेरणा उनकी है। इतना लंबा जीवन के बाद अब आपके मन में क्या कोई ऐसी कसक है कि अभी कुछ और समय मिले तो मैं कुछ और सोचूं, लिखूं, पढ़ूं? ऐसी कुछ बताएंगे क्या आप आगे की भविष्य की कार्य योजना? जो चल रही है गाड़ी वो चल रही है जी जी, इसमें नया पेट्रोल डालने की कोई जरूरत है नहीं जी जी, और वो बाहर की जो प्रेरणा है, लोगों की प्रेरणा है, उससे मुझे मिलता है, जोश मिलता है, उत्साह मिलता है, उसी में काम चल रहा है। अच्छा, सरला बहन पे भी आपने लिखा, सुंदरलाल बहुगुणा जी के आंदोलन पे भी लिखा, तो अगर ये 70 और 80 का जो दशक था पिछली शताब्दी का, ये सामाजिक आंदोलनों का युग भी रहा। इसमें कई किस्म के आंदोलन में छुआछूत का भी हुआ, नशा नहीं दो, रोजगार दो, इन सब आंदोलनों को आपने किस रूप से देखा है? मैं इन आंदोलन में देखा ही नहीं, बल्कि इनके साथ जुड़ा भी। मैं वहाँ शराबबंदी आंदोलन में रात भर हम बैठ के पिकेटिंग भी करते थे जी, दुम सिंह नेगी के साथ जी। वहाँ शराब का बड़ा जोर था जी, जाजल में। हम एक रात पूरी रात बैठे रहे शराबबंदी के लिए, यानी उसमें जुड़े हम जी। मैंने हमसे भाषण नहीं दिया, किताब ही नहीं लिखी, बल्कि उसके साथ जुड़े भी हैं जी जी। दुम सिंह जी और प्रसून और प्रताप सिकर, इनके साथ पद यात्रा भी की, उस समय पद यात्राएं भी की उन्होंने जी जी जी, बहुत ज़्यादा पद यात्रा की। और यही नहीं कि हरिजनों के साथ बैठ करके खाना भी खाया, समरसता जो समाज में, बिल्कुल भाषण ही नहीं दिया कि हरिजन को पक्ष हो, बल्कि उनके साथ बैठ करके दिखाया भी कि इस प्रकार से उनके साथ बैठ सकते। नहीं, ये उस दौर में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा हमारा, और वो उसकी ताकत भी यही रही कि हमने समाज के सभी वर्गों के साथ उनकी समस्याओं पे भी लिखा,
और उस भाव को व्यक्त करने के लिए उनके साथ रहे, अच्छा। जीवन बिताया उनके साथ। अब आपको लगता है कि कुछ वर्तमान दौर में इन चीज़ों में परिवर्तन आया है? परिवर्तन बहुत हो गया है। कभी सकारात्मक रूप से देखते हैं आप या कुछ अन्य रूप से देखते हैं उसको? सकारात्मक ये है कि देख तो रहा हूँ कि बहुत बदल गया है, समाज बहुत बदल गया है। पर कभी कभी जो है लोगों की जो मानसिकता है उधर मुड़ जाती है कभी कभी, कभी कभी, लेकिन काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हो गया है काफ़ी। जी जी। मैं फिर वही, चूँकि ये कार्यक्रम हमारा अनुभव कार्यक्रम है, आप हमारे जो दर्शक हैं या हमारी जो पीढ़ी है उसको संस्कारित करने के लिए आप उन बच्चों को क्या टिप्स दे जाए या कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि सकारात्मक रहें जी और नकारात्मक न रहें, यानी अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त करें जी। किताब पढ़ें ज़्यादा, लिखें कम, ये ज़्यादा उचित रहेगा उनके लिए। तो ये पूरा जो माधव प्रसाद रतूड़ी जी का एक जीवन रहा और आलोक प्रभाकर, वो ठीक है कि आपने बताया आपने उसमें, लेकिन आपको ज़्यादा लोग आलोक प्रभाकर के नाम से ही जानते हैं। मैं स्वयं भी ये महसूस करता था, ये बाद में ही पता चला मिलने पे कि माधव प्रसाद रतूड़ी जी के आपका जो धारमंडल क्षेत्र रहा है, जहाँ गांव रहा है, वो खुद बड़ा ऊर्जा वाला है। कुछ उन अतीत की स्मृतियां हैं आपके साथ? वहाँ की मैं तो रहा नहीं, टीरी में रहा नहीं, कम रहे, मसूरी रहे, भारी उत्तरकाशी में और जो है मसूरी में। जी जी। वहीं स्मृतियाँ ज़्यादा हैं मसूरी की, बंदूक दंगे की दौरान। हाँ, वो उस समय 47 का जो था, कर्फ्यू लगता था। हाँ। कर्फ्यू में लगता था, स्कूल रहते थे जी, स्कूल से कर्फ्यू में ही पुलिस की पहरेदारी में आते थे जी, और मारकाट होती थी। जी जी। गोलियाँ चलती थी, आग चलती थी, आगजनी होती थी। बहुत यही देखा, मैं बचपन था, मसूरी का था ये, मसूरी में खासकर बचपन में था, बहुत बचपन, 7-8 साल की उम्र में। तो उस समय तो गांधी का भी मसूरी में आना जाना था। 46 में आए थे। हाँ, 46 में, 47 में भी एक दिन आए, लेकिन वो उसके बाद तो जो दंगे हुए उनकी स्मृतियां, तो आपने एक जाजल सरी के क्षेत्र में रहते हुए, एक बहुत दूर, उस समय तो बहुत दूर का स्थान था, आवागमन के साधन नहीं थे, पता नहीं बिजली भी थी या नहीं थी उस समय, बिजली थी। तो इसके बावजूद आपने जो इन राष्ट्रीय विषयों को चुना, गांधी, पटेल, नेहरू, ये सब कैसे संभव हुआ? क्या इतना साहित्य समृद्ध था उस समय आपके पास, या समकालीन जो आपके नेता थे, जो प्रेरणा वाले लोग थे, कि आप आज दिन तक इस उम्र में भी इन नायकों पर लगातार उनके विषयों पर लिख रहे हैं, चाहे नोबेल प्राइज के हमारे साहित्यकार हों, चाहे वैज्ञानिक रहे हों, इन सब पे आप किस तरीके से ये अध्ययन करके लिखते हैं? ये जो है मेरे पास काफ़ी संग्रह था, पत्रिकाओं का भी जी और किताबों का भी और पुराने लोगों का भी जी, इनके बाद प्रेरणा देता रहा और लिखता रहा जी जी, और सोचता रहा कि लोगों से चोरा करके लाऊं, अपने पास रखूं। अब ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लोग ले गए जी, बहुत से लुटा दी गई, मैं कुछ तो लूट ली मैंने दोस्तों से और कुछ लुटा दी। इस पर इससे मैंने प्रेरणा प्राप्त की और लिखता रहा, बहुत सारी खोजता रहा, शोध करता रहा, कहाँ मिलेंगी, कहाँ से, इस पर खोज करता रहा मैं। ये बहुत बड़ा था कि आपका लगाव था, इसलिए आपने शोध भी किया और आप इसके पीछे लगे रहे। इस सब कामों के पीछे आप अपनी माँ को कितना याद करते हैं? कितनी माँ को देंगे ये कि माँ की प्रेरणा से आपने भी इसका क्या? माँ, पिताजी की प्रेरणा तो थी, आपने कहा ताऊ जी की प्रेरणा थी, माँ की भूमिका क्या रही थी उस समय? माँ की भूमिका तो कुछ विशेष नहीं थी जी, यानी उनके जो हमारे मामा जी थे जी, उत्तरकाशी में चंद्रशेखर जोशी जी, वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे। तब 1940 में राहुल सांकृत्यायन आए थे। हाँ, मसूरी भी आए, उत्तरकाशी भी आए, उत्तरकाशी आए थे। जी जी, तो उत्तरकाशी के बारे में जानकारी उन्होंने हमारे मामा जी से ली थी। जी जी, जीवन यात्रा जो उनकी किताब है उसमें हमारे मामा जी का जिक्र है, उनका गया हुआ जी जी, चंद्रशेखर जोशी का। उनका जो मेरे ख्याल से दूसरा भाग है, जीवन यात्रा का दूसरा भाग, उसमें उनका जिक्र है। एक पूरा पैराग्राफ है उनके बारे में कि वो हमारे घर में गए, जी जी, राहुल जी, हाँ, बहुत देर तक बैठे थे, बात की उन्होंने, जी जी, उनसे प्रेरणा प्राप्त की माँ जी ने। माँ जी को उन्होंने पढ़ने के लिए रामचरितमानस और महाभारत की किताबें दी थी। जी जी, वो हमारे घर में थी, उनके वो मैंने पढ़ी उन किताबों को। उससे जो है पौराणिक ज्ञान उनसे मिला,
पौराणिक ज्ञान मिला। बिल्कुल, जो हमारी ये धार्मिक और कर्मकांडी जो पुस्तक रही है, उनसे ये वहाँ कहीं न कहीं संस्कारवान आगे पीढ़ी को मामा जी सोचते से हैं। मिली वो प्रेरणा। मैं टेरी में जब रहता था तो मैं महावीर प्रसाद गैरोला जी से भी आपकी जिक्र करता वो थे, था। वो दर्शन उनका भी शास्त्र- लेखन बहुत रहा है। दर्शन शास्त्र। कैसा रहा हो? बहुत एक शब्द 1 मिनट में बताइए। उनका तो दर्शन जो है वो वहाँ के सुकरात माने जाते थे। शुक्रा टेरी के, सुकरात थे, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको पागल भी बोलते थे बहुत सारे लोग। तो उनसे प्रेरणा ये है कि उनकी दार्शनिक प्रेरणा मिली उनसे, जी जी। यानी उनके जो है और कोई शेष नहीं था उनसे वैसे। तो रतुड़ी जी, समय कार्यक्रम का भी समाप्त हो रहा है, अच्छा। लेकिन आपने बहुत सारे अनछुए प्रसंगों से बातचीत की, तो मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। तो दर्शकों, ये थी हमारी अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बातचीत। फिर नए संदर्भ के साथ, नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।